ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे संधि और संधि में आज पढ़ेंगे उत्तु संधि। जो विसर्ग संधि है उसका दूसरा भाग है, वो है उत्तु संधि। जैसा कि उस दिन हमने पढ़ा था, विसर्ग संधि के 3 भेद हमारे पाठ्यक्रम में हैं, सत्व, उत्व और ऋत्व। आज पढ़ रहे हैं उत्तु संधि। जब कोई उदाहरण उत्तु संधि का होता है तो वहाँ विसर्ग को उ और उ से फिर ओ में, तो हम सीधा ओ में लिखेंगे, विसर्ग को ओ में बदलना। जब उत्तु संधि होगी तो वहाँ विसर्ग सिर्फ ओ में बदले जाएगा और कोई परिवर्तन उसमें नहीं करना है। उसके 2 नियम हैं। तो नियम नंबर 1, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ऐसा वर्ण होगा जिसमें ए स्वर हो। प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ए स्वर की मात्रा हो या ए स्वर मिला हो। तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला या दूसरे वर्ण को छोड़कर कोई भी व्यंजन होगा। पहले या और दूसरे वर्ण को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो तो संधि करना है। प्रथम पद, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण किसी भी वर्ग का क्या नहीं होगा, पहला या दूसरा वर्ण नहीं होगा। जैसा कि हमने सत्व संधि में पढ़ा था, 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्गों में पहला और दूसरा अर्थात क ख च छ त थ प फ ट ठ, इनके अलावा यहाँ कोई भी होगा तो संधि युक्त करते समय विसर्ग, ये विसर्ग का निशान है, विसर्ग को ओ में बदल देंगे तथा दोनों पदों को प्राय का मतलब होता है लगभग, प्राय अलग अलग लिखेंगे। दोनों जो पद हैं वो संधि युक्त होगा, फिर भी अलग अलग लिखेंगे। कहीं मिलेगा भी, ज़्यादातर अलग होगा। अब उदाहरण देखो देंगे। बालकः, यहाँ प्रथम पद के अंत में विसर्ग है, इसका मतलब ये विसर्ग संधि है। अब विसर्ग में कौन सी है, इसके लिए सबसे पहले आपको देखना है द्वितीय पद का प्रथम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण है क्या। अगर पहला या दूसरा वर्ण है तो यहाँ क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ किसी वर्ग का पहला या दूसरा अर्थात उन 10 वर्णों में से कोई एक है तो वह सत्व संधि होगी। अब यहाँ देखा इस उदाहरण में, यहाँ द्वितीय पद का प्रथम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला दूसरा नहीं है। कौन सा है, तीसरा वर्ण है, क वर्ग का। तो यहाँ तीसरा वर्ण है, इसका मतलब यह सत्व संधि नहीं है। तो देखो उत्व है क्या, या उत्व होगी या फिर ऋत्व होगी। उत्व के लिए नियम है प्रथम पद के अंतिम वर्ण में, ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण है, इसमें कौन सा स्वर मिला होना चाहिए, अस्वर, ए है। इसका मतलब ये उत्व संधि है क्योंकि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में अस्वर मिला है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण किसी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण को छोड़कर कोई भी व्यंजन है। इसका मतलब कौन संधि है,
उत्व संधि है, उत्व संधि है, इसलिए इस विसर्ग को किसमें बदल देंगे, ओ में बदल देंगे। ओ में बदल कर क्या करेंगे, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में मिला देंगे तथा दोनों पदों को प्राय, प्राय का मतलब है कहीं पर अलग अलग लिखेंगे और कहीं पर साथ लिखेंगे। अब देखो इसको बदल दिया तो बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन केवल एक ही होगा, विसर्ग को ओ में बदला तो ये यहाँ हो गया गच्छति, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब इसको मिला दो क और ओ बराबर को, अर्थात प्रथम पद के अंतिम वर्ण को के बाद जो विसर्ग है उसको ओ में बदल कर किस मिला दो, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में मिलाना है और कोई परिवर्तन नहीं करना। अब दोनों पदों को या तो अलग अलग लिखेंगे और कहीं पर ये मिलेगा भी, कहाँ पर मिलेगा ये बता दूं। अगर ये संधि युक्त करने के बाद दो पद आपको अलग अलग दिखते हैं, दो शब्द आपको लगते हैं तो अलग अलग लिखा जाएगा, और अगर एक ही शब्द बन जाता है तो वो दोनों मिला सकते हैं। यहाँ शब्द कितने हैं, दो है, एक बालक और एक गच्छति, दो अलग अलग शब्द हैं, इसलिए ये संधि युक्त है फिर भी अलग अलग लिखा जाएगा। ये संधि विच्छेद है, बीच में धन का निशान लगा है और यहाँ धन का निशान नहीं है, फिर भी ये अलग अलग है, फिर ये संधि युक्त है। आया कि नहीं है समझ में, कुछ नहीं करना, विसर्ग को ओ में बदलना है और ओ में बदलकर प्रथम पद के अंतिम वर्ण में मिला देना, बस। वो दोनों पदों को ज़्यादातर अलग अलग लिखना, कहीं पर भी मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, उदाहरण देखो। मिलेगा वहाँ जहाँ दोनों पदों को मिलाने के बाद एक पद अर्थात एक शब्द बन जाता है। अब देखो प्रथम पद के अंत में विसर्ग, इसका विसर्ग संधि है। यहाँ देखो किसी वर्ग का पहला दूसरा है क्या, नहीं है, इसका मतलब कौन सी संधि है, सत्व संधि। सत्व संधि नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि किसी वर्ग का पहला दूसरा नहीं है, तो सत्व संधि नहीं है, तो फिर या तो उत्व या रुत्व। अब देखो उत्व तब होती है जब प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ए स्वर मिला हो, अगर ए के अलावा कोई अन्य स्वर मिला है तो वह निश्चित ही कौन सी होगी, रुत्व होगी। आप होगा नहीं नियम में, तो ये ए स्वर है, इसका मतलब है ये कौन सी संधि है, उत्व है। उत्व है तो विसर्ग को किसे बदलना है, ओ में बदल दिया और इस ओ का क्या करना, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में मिला दो। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, ना, ने में ओ मिला तो क्या हो गया, नो हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, ये इसके अंदर मिला दिया और इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ दो शब्द, एक ये हो गया, इसको अलग अलग लिखा, तो अगर इसको मिलाएं तो दो पद बनते हैं या एक पद, मिलाएं तो क्या बनता है, मनोहर। मनोहर एक ही शब्द है, इसलिए संधि युक्त पे मिल जाएगा। कहीं पर मिलेगा, कहीं पर अलग रहेगा, ज़्यादातर अलग रहेगा, कहीं पर मिलेगा तब जब दोनों को मिलाने पर एक ही शब्द बन जाता है। ऐसा लगता नहीं है दो शब्द है, एक ही शब्द है, मनोहर किसी लड़के का नाम है, इसका मतलब एक शब्द है, इसलिए संधि युक्त में मिलेगा। जबकि ये दो शब्द है, एक बालक है और एक गच्छति। गच्छति अलग शब्द है, बालक अलग शब्द है, इसलिए दोनों को अलग अलग लिखेंगे। एक उदाहरण और देखो, देखें, यसे धंधा। देखो प्रथम पद के अंत में विसर्ग, इसका मतलब विसर्ग संधि है। यहाँ देखा किसी वर्ग का पहला दूसरा नहीं है, इसका मतलब कौन सी नहीं है, सत्व नहीं है। सत्व नहीं है तो फिर कौन सी है, उत्व या रुत्व। अब उत्व या रुत्व की पहचान किससे होगी, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में। अगर प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ये ए स्वर मिला है तो है निश्चित ही कौन सी, उत्व, और ए और आ के अलावा कोई अन्य स्वर मिला है तो कौन सी है, रुत्व। इसका मतलब ये कौन सी है, उत्व। उत्व है तो विसर्ग को किसे बदलना है, ओ में बदलना है। ओ में बदल कर क्या करना है, प्रथम पद के अंतिम वर्ण मिला देना। से में ओ मिला है तो क्या बन गया, सो बन गया। तो ये यस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये सो कैसे बना, से में ओ मिला, सो बन गया और दा आगे लिख दिया। अब देखो अलग अलग लिखेंगे या साथ लिखेंगे, ये शब्द एक ही हो गया, यशोदा। ये अलग अलग शब्द नहीं है, इसलिए साथ लिख देंगे। अगर अलग अलग होता तो अलग अलग लिखते। तो इस प्रकार एक उदाहरण और देखेंगे जहां अलग अलग होता है। सहधन वदति, वही बात, यहाँ विसर्ग संधि, यहाँ किसी वर्ग का पहला दूसरा नहीं, इसका मतलब सत्व नहीं। यहाँ ऐश्वर मिला है तो उत्व है और ए और आ के अलावा होते तो रुत्व होती है। ए है तो इस विसर्ग को किसे बदलेंगे, ओ में। ओ में मतलब क्या करेंगे, इसे मिला देंगे तो क्या बन गया, सो बन गया। कैसे बना, समझ में आ गया।
और आगे शब्द क्या है, वदति। अब देखो वदति को मिलाएंगे या अलग लिखेंगे। अगर ये दो अलग अलग शब्द है तो अलग अलग लिखेंगे, एक शब्द बन जाता है तो एक लिखेंगे। ये अलग अलग शब्द है, वदति न बोलता है, स न वह, ये अर्थ भी अलग अलग है, इसलिए दोनों को अलग अलग लिखेंगे। ज़्यादा उदाहरण संधि युक्त पद को अलग अलग लिखने के हैं, कम उदाहरण हैं जैसे ये है मनोहर, यशोदा, ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहाँ संधि युक्त पद में ये मिल जाता है। तो ये तो था पहला नियम जहाँ आपको संधि युक्त करना। विच्छेद करना बहुत सरल है, कुछ नहीं करना। अभी जो कार्य किया उसके विपरीत कार्य करना, अर्थात उल्टा करना। अभी आपने विसर्ग को ओ में बदला था और अब वापस ओ को किस में बदलना है, विसर्ग में बदलना है, और कुछ नहीं करना। बिल्कुल सरल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ उदाहरण देखेंगे जहां होगा संधि विच्छेद। संधि विच्छेद करते समय ओ को किससे बदलना है, विसर्ग में बदलना है। ओ को विसर्ग। देखो उदाहरण है, संधि युक्त पद है, संधि युक्त पद भी अलग अलग होगा। तो यहाँ प्रथम पद में ओ की मात्रा होगी, उसको किससे बदलना है, विसर्ग में। इस ओ की मात्रा को हटा दो और किस में बदल दो, विसर्ग में। तो ये विसर्ग किस में लगेगा, इसमें तो लगेगा, बस ये धन का निशान लगा दो। कोई परिवर्तन नहीं करना है, बहुत सरल है। अब एक उदाहरण और देख लो। ये लो, ये संधि युक्त है, संधि युक्त को करेंगे संधि विच्छेद। विच्छेद करते समय ओ को किससे बदलना है, विसर्ग। ओ कहाँ है, यहाँ है, इसलिए इसको हटा दो और इसको किससे बदल दो, विसर्ग में। कहाँ बदलेगा, यहाँ है वहीं बदलेगा। इसका मतलब ये कृष्ण के पीछे विसर्ग लगेगा, क्योंकि कृष्ण में ओ की मात्रा लगी थी और ये धावती का अलग हो गया, बस। और कुछ नहीं करना। संधि विच्छेद करते समय ओ को विसर्ग बदलना है और युक्त करते समय विसर्ग को ओ में बदलना था। ये तो हुआ नियम नंबर 1। अब नियम नंबर 2 अब पढ़ेंगे इसका। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 आधा तो सेम ही है, आधा भिन्न है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण वही होगा, ऐसा व्यंजन होगा जिसमें अस्वर मिला होगा। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण इस बार स्वर होगा, व्यंजन नहीं होगा। क्या होगा, स्वर, और वो भी निश्चित स्वर है। द्वितीय पद का प्रथम क्या होगा, केवल ये अ, केवल स्वर होगा, स्वर होगा, बस। तो प्रथम पद के अंतिम वर्ण में एक ही मात्रा होगी और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर होगा, और वो सिर्फ एक ही स्वर होगा, अस्वर। तो संधि युक्त करते समय क्या करना है, संधि युक्त करते समय वही काम, आधा तो सेम ही है। विसर्ग को ओ में बदलकर प्रथम पद के अंतिम वर्ण में मिला देंगे। जितना किया उतना इसमें भी करना है, मिला देंगे। तथा एक काम और करना है, तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण क्या होगा, निश्चित है। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण निश्चित है, ये अस्वरी होगा। प्रथम वर्ण को किससे बदलना है, अवग्रह में बदलना है। अवग्रह, ये अवग्रह होता है, अवग्रह में
बदल देंगे। बस इतना काम और करना, आधा काम सेम है, आधा काम भिन्न है। उदाहरण देखो, देखें, बिल्कुल सरल है। वही बात, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में वही ए स्वर मिला होगा और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण सिर्फ स्वर होगा, वो भी ये ए, अनार वाला स्वर, ए स्वर होगा। तो संधि युक्त करते समय आधा काम सेम करना है, क्योंकि संधि कौन सी है? उत्व। तो विसर्ग को ओ में बदलकर प्रथम पद के अंतिम वर्ण में मिलाना, वो आपने अभी किया था, समझने की आवश्यकता नहीं, इसलिए सो बन गया। ये काम पहले नियम में किया था। पहले नियम में यहाँ व्यंजन था, इसलिए यहाँ कोई परिवर्तन नहीं करना। इस बार स्वर होगा और वो भी ए होगा, इसलिए इस ए स्वर को खंडाकार चिन्ह में या अवग्रह में बदल देंगे। इसको बदल दिया आपने इसमें, तो बाकी ये रह गया पी, तो ये बन गया सो धन अपी। ठीक है, सो अपी स धन अपी ये हो गया। अब उदाहरण और देखो, एक उदाहरण और देख लो, देखिए बहुत सरल ना, वही काम करना है, वही बात है। प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ए स्वर मिला होगा और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण खुद स्वर होगा। तो संधि युक्त करते समय इस विसर्ग को किस में बदलना है? ओ में बदल कर कहाँ मिलाना है? प्रथम पद के अंतिम वर्ण मिलाओ तो क्या बन गया? कृष्णो। कैसे बना, समझ आ गया? इसको इसमें मिलाया, कृष्णो बन गया। और यहाँ जो ये ए स्वर है, इस ए स्वर को किसे बदलना है? अवग्रह में या खंडाकार चिन्ह में। तो बदल दिया, तो ये हो गया। समझ आया कि नहीं आया? बहुत सरल है। तोड़ते समय वही दो काम करना, इस अवग्रह को या खंडाकार चिन्ह को वापस किससे बदलना है? ए स्वर में बदलना है, और इस ओ को वापस किससे बदलना है? विसर्ग में बदलना है। बस, और कुछ नहीं करना। आया कि नहीं है समझ में? ये तो था संधि युक्त करना। संधि युक्त करते समय विसर्ग को ओ में बदलकर प्रथम पद के अंतिम वर्ण में मिलाना, ये तो पहला नियम था। दूसरे नियम में यहाँ ए स्वर था होगा, उसको खंडाकार चिन्ह या अवग्रह में बदल देंगे। और पहले नियम में यहाँ व्यंजन होता था, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं करते थे। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दो उदाहरण कीजिए। किसके? संधि विच्छेद के। संधि विच्छेद करना बहुत सरल है, कुछ नहीं करना, सिर्फ दो काम करना। देखो ये लिख दिया बाल को, और ये खंडाकार चिन्ह, और ये हो गया। अब संधि युक्त करना है, तो संधि युक्त करते समय दो काम करना है। एक तो ओ को खंडाकार चिन्ह नहीं, सॉरी, ओ को किसे बदलना है? विसर्ग में। ये रहा ओ, इसको किससे बदलेंगे? विसर्ग में। बदल दिया, क्योंकि प्रथम पद के अंत में विसर्ग आएगा तभी विसर्ग संधि होगी। और इस अवग्रह या खंडाकार चिन्ह को किससे बदलना है? ए स्वर में। बदल दिया, बस इसको हटा दो, फिर आगे का आगे, पीछे का पीछे। तो क्या बन गया? बालकः, और यहाँ हो गया अहम्। आया कि नहीं है समझ में? ठीक है, एक उदाहरण और देख लो। वही काम करना है। ओ की मात्रा और खंडाकार चिन्ह या अवग्रह साथ मिलेगा, दो परिवर्तन करना। ओ की मात्रा को विसर्ग में बदलना और अवग्रह को ए स्वर में बदलना, ये दो काम करने हैं बस। इस ओ को किस में बदल दिया? विसर्ग में। तो विसर्ग बदला, तो विसर्ग के बाद धन का निशान आ गया। इस अवग्रह को या खंडाकार चिन्ह को बदल किस में बदल दिया? ए स्वर में। बस इसको हटा दो, इसको हटा दो, आगे का आगे, पीछे का पीछे। तो इस प्रकार ये थी उत्तर संधि। उत्तर संधि के दो नियम थे, जिसमें से आधा नियम सेम था, आधा नियम भिन्न है। आधा नियम यह है कि दोनों तरफ, पहला नियम और दूसरे तरफ, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ऐसा व्यंजन होगा जिसमें स्वर मिला होगा। कौन सा स्वर? सिर्फ ए स्वर, ए अनार वाला ए स्वर मिला होगा। और पहले नियम में द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई व्यंजन होगा, और दूसरे नियम में केवल ए स्वर होगा। व्यंजन होगा वहाँ विसर्ग को ओ में बदलना केवल, और जहाँ दूसरे नियम में ए स्वर होगा वहाँ विसर्ग को ओ में बदलना, उस ए को खंडाकार चिन्ह या अवग्रह में बदलना। क्योंकि संधि कौन सी है? उत्तर संधि। उत्तर संधि है तो विसर्ग को ओ में बदलना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। अगली संधि बची है, हमारे पाठ्यक्रम की अंतिम संधि होगी, वो है रुत्व संधि, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।